नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली बम धमाके पर कांग्रेस का सवाल, कहा यह आतंकी हमला था तो पाकिस्तान पर एक शब्द क्यों नहीं बोली सरकार। दिल्ली बम धमाके की देश के नामचीन मुसलमानों ने की आलोचना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा निष्पक्ष जांच हो। जेल गए तो जाएगी कुर्सी, 130वें संविधान संशोधन के लिए जेपीसी गठित, सुप्रिया सुले ओवैसी भी शामिल। बिहार में 80 लाख वोटों की चोरी, रिजल्ट से पहले आपने छेड़ा वोट चोरी का मुद्दा। बिहार चुनाव रिजल्ट से पहले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का विवादित बयान, कहा सड़क पर नेपाल जैसा नजारा होगा। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को रोकने के लिए यूएस का एक्शन, भारत समेत 7 देशों की 32 कंपनियों और लोगों पर लगाया प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट मामले में कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि दिल्ली बम धमाकों के 50 घंटे के बाद मोदी सरकार ने आखिर स्वीकार किया है कि एक आतंकवादी हमला था, लेकिन पाकिस्तान पर एक शब्द नहीं बोला। क्या पाकिस्तान के बिना भारत में कोई आतंकवादी हमला हो सकता है? सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने कहा था कि किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। दिल्ली बम ब्लास्ट के 50 घंटे बाद आखिरकार सरकार ने यह माना कि एक आतंकी हमला था। इट वॉज एन एक्ट ऑफ टेरर। पर पाकिस्तान का नाम उस पूरे स्टेटमेंट में एक बार भी नहीं लिया गया। क्या इस देश में कोई भी आतंकी कार्रवाई बिना पाकिस्तान के रोल के, बिना उनके संलग्न हुए पॉसिबल है? और एक बात और भी है, अगर जैश-ए मोहम्मद से लिंक जोड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बेस्ड है, तो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। आतंक की कोई भी घटना युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। और तब इस पर विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी जी ने चेताया भी था कि किसी भी सिरफिरे आतंकी क्या हमें युद्ध में घसीट लेगा। लेकिन सरकार ने तब भी मेंटेन किया था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आज सरकार का जो रोल है, जो रवैया है, वो बिल्कुल इसके विपरीत क्यों है? दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित करने में 50 घंटे लग गए, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है, जबकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जैश-ए मोहम्मद से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने बड़बोलेपन में इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था? डिड ही पुट डेटरेंस ऑन इट्स हेड? और क्या आज वो अपनी बयानबाजी के चक्रव्यूह में खुद फंस गए हैं? और एक सबसे बड़ा सवाल और भी है कि आतंकी हमला ये था तो इंटेलिजेंस फेलियर बार बार क्यों हो रहा है? आईबी क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? अमित शाह क्या कर रहे थे? और इतनी विफलताओं के बाद वो अपने पद पर, कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं? जितना भी कह लीजिए, एक बात शीशे की तरह साफ है कि ये देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। और ये देश बहुत सारे जवाब चाहता है जो सरकार दे नहीं रही है। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए बम ब्लास्ट में 12 मासूमों की जान चली गई। इस ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियों की तरफ से देश भर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। अब इस ब्लास्ट की कई मुस्लिम नेताओं ने भी आलोचना की है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि ये निश्चित रूप से एक आतंकी हमला है और ऐसी घटनाएं भविष्य में कभी नहीं दोहराई जानी चाहिए। इसमें शामिल लोगों की पहचान की जानी चाहिए। सरकार को इससे गंभीरता से निपटना चाहिए। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये आतंकवादी घटना तो है ही है और मैं समझता हूँ कि इसके गहराई में जाने की आवश्यकता है। आगे इस तरह की घटना दोहराई न जाए और उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो इस साजिश के पीछे हैं और जिसकी वजह से बेकसूर लोगों की हत्या हुई या जान गई। तो मैं समझता हूं कि सरकार को पूरी संजीदगी से इस पर विचार करना चाहिए और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा अपना मानना है। सर, इसके अलावा जो तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो दिखा रहे थे एनडीए को बढ़त, लेकिन एक नया एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया ने किया, उसमें जो है बहुत नैरो एज दिखाई गई है और
महागठबंधन को 98 से 118 सीटों का प्रोजेक्शन है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा था कि लड़ाई कांटे की है और जो एग्जिट पोल पहले आए थे वो सही नहीं थे, जल्दबाजी भी किया गया था या उसका कोई और मोटिव रहा होगा। लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि जो लड़ाई बहुत क्लोज है और आने वाले समय में। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भाजपा नेता दिलीप घोष ने प्रधानमंत्री की भूटान दौरे का बचाव किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जब देश भर में लगातार धमाके होते रहते तो क्या उस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विदेश नहीं जाते थे? देश में केंद्रीय गृह मंत्री और बाकी कैबिनेट हैं, वो इसे संभाल सकते हैं। यही कारण है कि आज देश में शांति है। बहुत लोग इसको इशू बना रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री भूटान गए? जब देश में लगातार विस्फोट होता था तो उस समय प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर विदेश नहीं जाते थे क्या? 2014 से पहले तो विदेश जाना, डिप्लोमेसी वो अलग बात है, वो प्रधानमंत्री करते हैं। बाकी सरकार, देश में होम मिनिस्टर हैं, बाकी व्यवस्था है, वो लोग काबिल है ये सब संभालने के लिए, तभी तो देश में आज शांति है। संसद ने एक अहम कदम उठाते हुए 130वें संविधान संशोधन विधेयक समेत 3 विधायकों पर विचार के लिए जेपीसी गठित कर दी है। 31 सदस्यीय इस समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को सौंपी गई है। इस विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों की गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी के 30 दिन के बाद पद से हटाने का प्रावधान है। देखिए, बायकॉट इन लोगों ने पार्लियामेंट पे भी किया। अब इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है 130th अमेंडमेंट जो होने जा रहा है। राजनीति में भी नैतिकता हो और साफ सुथरे लोग ही राजनीति में रहें। कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री अगर 30 दिन से ज्यादा तक जेल में रहता है तो उसको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। तो अब ऐसी बातें अगर राजनीति में ले आ रहे हैं, राजनीति को साफ सुथरा बनाना चाह रहे हैं, अच्छे लोग हमारे मंत्रिमंडल में हों, अच्छे लोग मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री ने स्वयं को भी इसमें इंक्लूड किया है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये इंडी गठबंधन के लोग इस पर अगर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इसकी भी आलोचना कर रहे हैं, तो बड़ा ही दुखद है देश की राजनीति के लिए। और जनता इस बात को समझ रही है, जनता इससे खुश है कि चलो भाई, अब गंदे लोग कम से कम राजनीति से बाहर होंगे, सरकार से बाहर होंगे और उनको कम से कम कोई पद पोजीशन नहीं रहेगा। तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन दुखद है कि इंडी गठबंधन के लोग, खास करके कांग्रेसी, इन लोगों ने बायकॉट किया और अभी भी आलोचना कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा दिल्ली ब्लास्ट को आतंकवादी घटना बताए जाने पर शिवसेना यूवीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और 12 लोगों की जान ले ली है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। वे बिहार चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, न कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर। इस मामले में सख्त समय पर कार्रवाई की आवश्यकता है। 20 नवंबर की शाम को हम सब नहीं भूल सकते, जब लाल किले के पास, जब मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाका हुआ तो दिल्ली के साथ साथ पूरा देश दहल गया। और ये जो आतंकवादी हैं, ये इनके मंसूबे कम होने का नाम नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अब खून और पानी साथ नहीं बहेगा। तो एक उम्मीद जगी कि कम से कम अब खून तो नहीं बहेगा हमारे लोगों का। लेकिन आए दिनों 12 के करीब लोगों की जान चली गई, करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कब तक जुमलेबाजी करेंगे आप? गृह मंत्री जी कब तक बिहार के चुनाव में प्रचार करेंगे आप? अगर आप बिहार के 10-12 दिन के चुनाव प्रचार की जगह अगर दिल्ली में चौकस और चौकन्ना भरा नजर से आप नजर बनाए रखते तो आज ये हादसा टल सकता था। हमारी पुलिस, हमारी एजेंसियां आपके अधीन है, वो काम करना चाहती है, वो धरपकड़ भी करती हैं, वो अपनी जान की बाजी भी लगाती हैं। लेकिन जब तक उनका शासक, उनका सेनापति पूरी तरह से ताकतवर नहीं होगा, पूरी तरह से मुस्तैद नहीं होगा, तब तक कैसे होगा? आज धरपकड़ करके, आज आरोपियों को पकड़ के क्या ये 12 लोगों की जिंदगियों की जो भरपाई हम कर सकते हैं? अरे उनको तो नस्तो नाबूद कर देना चाहिए। ये बम धमाका दिल्ली जैसे अगर शहर में हो सकता है तो सोचिए कि किसी गांव खेड़े में या जो छोटे कस्बे हैं वहां हम कैसे रोक सकते हैं? ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम तो यही कहेंगे कि ये जो जैसे मोहम्मद हैं या अलकायदा हैं या जो भी हैं, इनको नस्तो नाबूद करो। ऑपरेशन 20 सिंदूर को तुरंत लागू करना चाहिए। हमारी सेना को आदेश देना चाहिए कि जहां जहां आतंकी ठिकाने हैं, इनको पूरी तरह से मिट्टी में मिला दो।
दिल्ली ब्लास्ट पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकी नहीं होता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ लोग भाईचारा खराब करते हैं। हर मुसलमान को एक नजर से देखना ठीक नहीं है। कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। डॉक्टर कम्युनिटी इसमें शामिल है। जनाब ये कौन सी नई बात है ना? पूरे बिहार चुनाव के दौरान वोट चोरी का मुद्दा भले ही कहीं नहीं दिखा हो, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद आम आदमी पार्टी अभी भी इस मुद्दे पर बनी हुई है। बिहार चुनाव में वोटों की गिनती से पहले आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि हमें 14 नवंबर को रिजल्ट का इंतजार करना होगा। देखिए, अभी तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 14 तारीख के परिणाम की, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पे पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो वोट चोरी हुई है उसका बहुत ही व्यापक असर इस चुनाव पे पड़ेगा और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 80 लाख वोट बिहार में चोरी हुए हैं। 80 लाख मतदाता वोट देने से वंचित हुए हैं। 8 करोड़ 22 लाख की आबादी है 18 साल के ऊपर के लोगों की, और मात्र 7 करोड़ 42 लाख लोग मतदाता सूची में दर्ज हैं। और हमने देखा कि चुनाव के पहले किस तरीके से मरे हुए लोगों का साइन करके फॉर्म जमा किए जा रहे थे। जिंदा लोग जो आए नहीं उनके साइन करके फॉर्म जमा किया जा रहा था। तो इस तरह से घोटाला सामने आया है और इसमें अज्ञानेश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी शामिल है। तो इसका चुनाव के परिणाम पर निश्चित रूप से असर देखने को मिलेगा। बाकी 14 तारीख की प्रतीक्षा कीजिए। तो जो रिक्शामान जो है बेचारा नहीं पढ़ पाया, जो मजदूर नहीं पढ़ पाया किसी कारणवश से, इन लोगों के गुनाहों के कारण, तो वो भारतीय नहीं है, वो देशभक्त नहीं है। वो वाटर घोटाला करने वाले चोर हेमंत विश्व शर्मा से ज्यादा देशभक्त है मेरी निगाहों में। तो ये कौन सी बात हुई? एक मजदूर है, उसको संस्कृत का श्लोक नहीं आता तो आप कह दोगे हिंदू नहीं है? ये कौन सी बात हुई? एक किसान है, उसको नहीं आता पढ़ना वंदे मातरम, तो वो देशभक्त नहीं है? तुम भारत माता की जय लगा के अडानी के हाथों में देश बेच रहे हो, तुमसे सर्टिफिकेट चाहिए इस देश के लोगों को? दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, इसके पहले आरडीएक्स और AK-47 बरामदगी हुई और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए था और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज हमारे देश के 12 से 13 लोग उस घटना में मारे गए, जो गरीब परिवार के लोग और साधारण परिवार के लोग थे। आज उनका परिवार शोक में है। ये बहुत ही दुखद घटना घटी है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, ये सरकार जिस तरीके से मैं समझता हूं कार्रवाई कर रही है, आप इसके पहले भी जो बरामदगी हुई आरडीएक्स की और तमाम चीजों की बरामदगी हुई AK-47 की, और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी थी। सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए था, उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार बैठकर इंतजार कर रही थी ये कुछ अनहोनी हो। आज हमारे
देश के 12-13 लोग शहीद हुए। मैं समझता हूं कि साधारण परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग, निर्दोष लोग जो बेचारे वहां खाना कमाने गए थे, वो आज उनका पूरा परिवार, आज हम लोग अभी एक हमारे बगल श्रावस्ती जिले में एक उसमें व्यक्ति जो मरा है उसके दरवाजे हम लोग जा रहे हैं। अभी दिनेश मिश्रा नाम है उसका, उसके दरवाजे जा रहे हैं। और प्रत्येक जितने भी जो और हमारे यूपी में 4 घटनाएं और घटी हैं, 2 अमरोहा के हैं, 1 मेरठ के हैं, 1 शामली के हैं, वहां हर जगह हम लोग अभी चलेंगे और सबके यहाँ चलकर अपनी शोक संवेदना प्रकट करेंगे। सरकार पूरी तरीके से इस पे हाथ रख के बैठी रही और मैं समझता हूं कि बहुत ही दुखद घटना घटी है, जिसकी हम निंदा करते हैं। जिस तरह से बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे शुक्रवार यानी कि कल आने वाले हैं, उससे पहले आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार का मतदान बदलाव के लिए हुआ है। 2025 में तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। 2020 के 4 घंटे मतगणना रुकवा दी गई थी। अगर इस बार हुआ तो सड़क पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिल सकता है। और हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो, जिसको जनता कबूल नहीं कर रही है। आज बिहार के लोग आज बेरोजगारी के विरुद्ध में वोट दिए हैं, पलायन के विरुद्ध में वोट दिए हैं। जो व्याप्त भ्रष्टाचार है प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक अनुमंडल में, जहां मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देने पड़ते हैं, उसके विरुद्ध में लोगों ने वोट किया है। 72 से 75 लाख नए लोगों ने वोट किया है, युवा वर्ग ने वोट किया है, वो अपने रोजगार के लिए वोट किया है। जो हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो विजन है कि हम किसानों के लिए ये काम करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, और वैसे बेरोजगार लोग जिस प्रत्येक परिवार में हम सरकारी नौकरी देंगे, लोग इसके लिए बढ़ चढ़कर वोट किए हैं। आज तक के इतिहास में कभी भी 69% वोट पोल नहीं हुआ है, पहली बार पोल हुआ है। तो कहीं सुने हैं क्या कि भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देने के लिए लोग वोट किया हो, पलायन को बढ़ाने के लिए लोग वोट दिया हो, जो बेरोजगारी है उसको बढ़ाने के लिए वोट दिया हो? और एनडीए को तो सभी लोग जानते हैं, 15 लाख सभी के खाते में पता नहीं आए कि नहीं आए। 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात था, अभी 22 करोड़ लोगों का नौकरी लग जाना चाहिए था, 11 साल हो गया। तो भाई पता नहीं कितने लोगों को रोजगार लगा। तो देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि जो वर्ष 2020 में आप लोगों ने कुकृत किया है, उसको दोहराने की चेष्टा मत कीजिएगा। पूरी बिहार की जनता, आम आवाम पूरी तरह से इस मामले से वाकिफ है और सचेत है। आप इस नेपाल बनने मत दीजिए, हम यही लोगों से आग्रह करना चाहते हैं। जनस्वराज के प्रवक्ता विवेक कुमार ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि 30 से 35 साल में पहली बार बिहार की जनता जीत रही है। जिस राज्य में हमेशा जाति और धर्म के आधार पर वोट पड़ते रहे हैं, वहां पर 40 साल में पहली बार सरकार ने अपना खजाना खोला है। इतना डर था कि अगर सरकार ने काम नहीं किया और खजाना नहीं खोला तो लोग नए विकल्प के लिए वोट करेंगे। ये सभी एग्जिट पोल फर्जी है। हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि पिछले 30-35 साल में पहली बार बिहार की जनता जीत रही है। चुनाव के पहले भी बिहार की जनता जीती। आपने देखा कि जिस राज्य में जाति और धर्म के नाम के ऊपर वोट पड़ता आया है, पहली बार 40 साल में उस राज्य में सरकार ने अपने खजाने खोल दिए। इतना डर लगा कि भैया अगर हम लोग काम नहीं किए हैं और खजाना नहीं खोलेंगे तो जो नया विकल्प आया है उसको वोट पड़ जाएगा। तो बिहार की जनता चुनाव के पहले जीती, चुनाव के दौरान भी बिहार की जनता जीती। आपने देखा कि जिस बिहार में इतनी उदासीनता है कि भाई लोग वोट ही देने नहीं आते थे, 50-55% यहाँ पर मतदान का प्रतिशत होता था, उस राज्य में 70% लगभग 68% फेज 2 में और 64% फेज 1 में वोट पड़ा है। वो दिखाता है कि एक नए विकल्प जनस्वराज के आने से बिहार में जो वोटिंग को लेकर उदासीनता थी वो उत्साह में बदल गया है। तो बिहार की जनता कल जीतने वाली है और ये आप कल देखेंगे। तमाम जो एग्जिट पोल हैं उसमें तो एनडीए की सरकार बन रही है, जनस्वराज तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल तो अगले साल होने वाले बंगाल में है, वहां भी एनडीए को जिता रही है। उनका बस चले तो आसाम में भी जिता रही है। तो एग्जिट पोल तो ये आप देख रहे हैं कि 2024 में भी एग्जिट पोल आए थे, 400 पार का नारा था। तो एग्जिट पोल ये सब फर्जी पोल हैं। असली पोल जो है वो कल जनता जब ईवीएम खुलेगा तो जनता का जो जादू है उसमें दिखेगा आपको। और नई व्यवस्था बनने वाली है। ये संभव नहीं है कि जिस 40 साल में जिस गरीबी के दलदल में बिहार फंसा हुआ है, बिहार की महिला, बिहार की युवा, प्रवासी मजदूर आकर उसी गरीबी को वापस से वो मान लें और उसी व्यवस्था में रहने के लिए तैयार हो जाए। नई व्यवस्था कल बनने वाली है।
बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों की घड़ी करीब आ रही है। कल यानी कि 14 नवंबर को साफ हो जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। परिणाम ये तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार फिर से ताज पहनेंगे या तेजस्वी पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन इससे पहले तमाम मीडिया हाउस ने एग्जिट पोल किया है जिसमें एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रही है। वहीं अगर मामला बॉर्डर पर फंसता है तो फिर नीतीश का भविष्य कुछ भी हो सकता है। चुनाव आयोग द्वारा कल निर्धारित तिथि है मतगणना की। गणना अभिकर्ता हर एक राजनीतिक दल ससमय पहुंचे इसकी गारंटी करनी है। तो हमारे एनडीए के घटक दल के जो भी उम्मीदवार हैं उनके तरफ से सांगठनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। ससमय मतगणना हो और मतगणना बिहार के विकास के पक्ष में हो, यह कामना के साथ और सद्भाव कायम रहे बिहार के अंदर में, इस उम्मीद के साथ चुनाव आयोग ने भी पुख्ता व्यवस्था की है। देखिए, एग्जिट पोल एग्जैक्ट नतीजे आएंगे यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनता की मनोदशा साफ है कि वह 4 राज्यों के विभिन्न मामले में आपराधिक अभियुक्त, आर्थिक और आपराधिक अभियुक्त तेजस्वी यादव को, जो अभी अपने आप को खुद का कहते हैं कि मेरा कच्चा उम्र है, तो कच्चा उम्र जबकि 36 वर्ष उम्र हो गया, 2 बच्चे हो गए, तभी कच्चा को कोई बिहार की जनता सौंपेगी सत्ता की कमान। अरे बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि ग्लोबल थिंकर, क्लाइमेट लीडर, जिसको ज्योतिबा फुले पुरस्कार मिला हो, वैसे जिनको की एक विरासत रही हो स्वतंत्रता सेनानियों की, तीसरी पीढ़ी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला अगर कोई मानक है राजनीति में, वह नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार जी और एनडीए के नेतृत्व में शानदार जीत हासिल करेंगे, जीते जश्न मनाएंगे, शान सौगात बिहार का लगातार कायम रखेंगे। अमेरिका पूरी तरह से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहता है और उसको परमाणु ताकत हासिल नहीं करने देना चाहता है। इसी के चलते देश ने अब 32 लोगों पर एक्शन लिया है। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों का समर्थन करने वाले 32 व्यक्तियों और संस्थाओं, जिनमें भारत भी शामिल है, उन पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि आज की कार्रवाई 27 सितंबर को ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों और सीमित उपायों को दोबारा लागू करने का समर्थन करती है। विदेश विभाग ने कहा कि ईरान, यूएई, तुर्की, चीन, हांगकांग, भारत, जर्मनी और यूक्रेन में स्थित 32 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध किया गया है। विदेश विभाग ने यह भी बयान में कहा है कि नेटवर्क मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और सहयोगी कर्मचारियों के लिए और लाल सागर में वाणिज्य शिपिंग के लिए खतरा पैदा करते हैं। विदेश विभाग ने आगे कहा कि अमेरिका सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग जारी रखेगा, जिसमें तीसरे देशों में स्थित संस्थाओं पर प्रतिबंध भी शामिल है, ताकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों के लिए उपकरण और चीजों की खरीद को रोक सके, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। अमेरिका के वित्तीय खुफिया के उप सचिव जॉन के हर्ले ने कहा कि दुनिया भर में ईरान वित्तीय प्रणालियों का इस्तेमाल धन शोधन, अपने परमाणु और पारंपरिक हथियार कार्यक्रमों के लिए घटक हासिल करने और अपने आतंकवादी दलालों का समर्थन करने के लिए करता है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।